में आपका स्वागत है। आज के अंक में स्वाभाविक एक राजनीति की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, 2019 की बात कर रहा हूं, उसमें भी चुनाव चल रहा था। चुनाव के ठीक पहले फरवरी में तो हमारे देश में ये का एक बहुत बड़ा गैंग उभर गया। उसका नाम था सबूत गैंग। वो सबूत गैंग ये हर राजनीतिक दल में था। हर विपक्ष के हर राजनीतिक दल में ये गैंग जो है एकाएक सक्रिय हो गया। जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, जो उसने पूरा अपना एक वातावरण बना रखा है, यूट्यूबर हो, रिटायर्ड जर्नलिस्ट हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, मिलिट्री ऑफिसर हो, इन सबका ये गिरोह बन गया। और इन सब के सब ने कि भाई सबूत ला कर दो कि तुमने बालाकोट पे स्ट्राइक किया। लेकिन ये पहली घटना नहीं थी। इससे पहले जब उरी आक्रमण के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस करके हमारे सैनिकों ने बहादुरी के साथ किया था, उस समय भी कमोबेश यही माहौल था कि अगर तुमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो उसका सबूत लाकर दो। हम लोगों को लगा कि ये जो सबूत गैंग है ये सिर्फ मोदी से ही प्रश्न करता है, ये सिर्फ मोदी से ही जानना चाहता है और मोदी से ही सबूत मांगता है कि तुमने वाकई स्ट्राइक किया है, हमारे सैनिकों ने वाकई वीरता दिखाई है, अगर दिखाई है तो हमको दिखाओ। लेकिन दोस्तों, कल एक बड़ी मजेदार घटना हुई। दरअसल इस कैरेक्टर का जितने भी राजनीतिक पंडित हैं और जो भी मीडिया कर्मी हैं या जो भी मीडिया से कहीं से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और मीडिया की तो बात छोड़िए दोस्तों, जो देश का आम नागरिक है, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय, वो सब के सब इस चरित्र का, इस कैरेक्टर का इंतजार कर रहा था। यह है साहब मणिशंकर अय्यर। अब मणिशंकर अय्यर जो कल एक किताब के विमोचन के उपलक्ष्य में एक होटल में उपस्थित थे और वहां उन्होंने मुंह खोला। अब तक जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, जो अब तक मोदी से कि हमारे सैनिकों ने वीरता दिखाई थी उड़ी में, बालाकोट में हमारे जांबाज गए थे या नहीं गए थे, इसका सबूत मांगा करते थे, मणिशंकर अय्यर ने कल हद कर दी। हद इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने जो चीनी आक्रमण था 1962 में, जो चीन ने आक्रमण किया, उसको कहा कथित आक्रमण। अर्थात ये तय नहीं है कि चीन ने आक्रमण किया था या नहीं किया था। इसका मतलब तो यही हुआ। जब आप बोलते हैं कथित, सो कॉल्ड, तो सो कॉल्ड का मतलब तो यही होता है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये 100% तय नहीं है कि ये घटना हुई है या नहीं हुई है। और मणिशंकर अय्यर जो है कह गए। और मणिशंकर अय्यर का इतिहास रहा है इस तरह की बातों के लिए। दरअसल कांग्रेस के लोग, जो जमीनी कार्यकर्ता, वो बड़े भयभीत थे मणिशंकर अय्यर से कि कहीं ये फिर से चुनाव के बीच में टपक ना पड़े और अपना मुंह खोल के कुछ ऐसी बात ना कह दे जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। 6 चरण तक तो शांत रहे। हालांकि अमित मालवीय, जो कि आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल उसके हेड है, उन्होंने एक पुराना वीडियो इनका जारी किया था जहां पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहे थे भारत को कि पाकिस्तान अगर किसी पागल ने, अब पागल का मतलब वो किसको कह रहे थे, अगर हम तो यही समझते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को कह रहे थे कि अगर उसने न्यूक्लियर विस्फोट लाहौर में किया तो 8 सेकंड के बाद में अमृतसर में उसका जो है वेग पहुंच जाएगा। मैंने अपने देश को खुद ही व्यक्ति डरा रहा है। बात करूंगा उसके बारे में भी। लेकिन कल जब इन्होंने कहा कि चाइना, मैंने कथित आक्रमण, 1962 में युद्ध नहीं हुआ था मणिशंकर अय्यर के अनुसार, उनके अनुसार ये कथित आक्रमण था। मैंने ये तय नहीं है कि चाइना ने ही युद्ध किया था या कहीं भारत ने तो आक्रमण नहीं कर दिया था, इससे ये भी मतलब निकलता है। अब जो भी हो, तो मणिशंकर अय्यर को मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भाई साहब, मेरा तो जन्म भी उस समय नहीं हुआ था। आप उस समय भारतीय विदेश सेवा में अभी आ रहे थे। अभी ये भी कहानी बताऊंगा इनके भारतीय विदेश सेवा में आने की। तो उस युद्ध में जो सरकारी आंकड़ा उसके अनुसार करीब 38 से 45 हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन, पूरा अक्साई चीन, जो पूरा अक्साई चीन का क्षेत्र है, जो कभी भारत का हुआ करता था, उस पर चीन जो है कब्जा करके बैठ गया और आज भी कब्जा करके बैठा हुआ है। तो पहला आंकड़ा।
दूसरा आंकड़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार उसमें 3,000 सैनिक शहीद हुए थे। 3,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। और उस युद्ध में हम लोगों के पास एयरफोर्स रहते हुए भी नेहरू ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया होता तो इन 3,000 शहीदों में से बहुतों की जान बच जाती और भारत को ये हजारों एकड़ जमीन गंवाना नहीं पड़ता। तो ये नेहरू की मूर्खता थी। और तीसरा, उस युद्ध में 500 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। ये सबके सब ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए कृपा करके, जो आप बड़े ज्ञानी है, सबको पता है, लेकिन कृपा करके अपने ये जो कथित आपका जो ज्ञान है इसको जो भारत के जनता के ऊपर में थोपने की कोशिश ना करें। अब आइए बात करते हैं मणिशंकर अय्यर है कौन, इसका जन्म कहाँ हुआ है। मणिशंकर अय्यर जो है लाहौर में पैदा हुए थे। मणिशंकर अय्यर नाम से लगता है कि दक्षिण भारतीय हैं, लेकिन इनके पिता जो है वो चार्टर अकाउंटेंट हुआ करते थे और वो आजादी से पहले लाहौर में एक बड़े घर में अपना काफी संपन्न परिवार से ये रहा करते थे। तो इनका जो बार बार जो पाकिस्तान प्रेम उमड़ता है वो इसलिए उमड़ता है क्योंकि इनका बचपन जो है आज के पाकिस्तान में ही गुजरा है। इनका जन्म भी लाहौर में ही हुआ है। और जिस घर में रहा करते थे, जब पार्टीशन के बाद ये रिफ्यूजी बन के इनका परिवार भारत आया, उसके बाद इनका जो पैतृक निवास था लाहौर में, उसमें उर्दू जगत के या आप कहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, सदाकत हसन मंटो। तो मंटो जो है वो घर उनको जो पाकिस्तान सरकार ने दिया था और वो मणिशंकर अय्यर के घर में जाकर रहते थे। तो ये तो बात हुई कि जो लोग कंफ्यूज हैं कि दक्षिण भारतीय हैं, ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं, ये सत्य है। लेकिन आज के तारीख में दक्षिण भारतीय तमिल ब्राह्मण तो आपको इंग्लैंड और अमेरिका में मिल जाएंगे। उसी तरह से जो इनका पूरा परिवार था वो बहुत पहले तमिलनाडु को छोड़ करके लाहौर में जाके बस गया था। अब इनकी शिक्षा दीक्षा जो है, पैसे वाले थे तो विलायत में हुई, लंदन में हुई। और जिस समय ये युद्ध 1962 का युद्ध हो रहा था, उस समय ये लंदन में थे। और लंदन में एक कर क्या रहे थे, वो वहां के तत्कालीन अखबारों तक में इसका उल्लेख किया गया है। और एक दो लाइन में नहीं किया गया, बड़ी मैंने काफी इन पर जो समाचार जो उस जमाने में लंदन के अखबारों में छपी। अब ये कर क्या रहे थे, ये स्वभाव से विचार से कम्युनिस्ट हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारे देश में बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं। लेकिन जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आदमी चीन के सपोर्ट में, चीन को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए वहां पर रोड में जुलूस के शक्ल में कम्युनिस्टों के साथ, चाइनीजों के साथ ये कटोरा लेकर भीख मांग रहा था, चीन के सपोर्ट में। वहां से जैसे आज भी बाढ़ वगैरह कुछ होता है भारत में तो लोग रोड पर निकलते हैं और लोगों से सहायता मांगते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट और भी हर तरह का सपोर्ट, और फिर बाढ़ पीड़ितों को भेजा जाता है। उसी तरह से चाइना युद्ध के समय में ये व्यक्ति लंदन में चाइनीज कम्युनिस्टों के साथ में मिल करके रोड में चंदा जमा कर रहा था। इसकी खबर भारत आ गई और उसी साल ये जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए चुना गया। सबको जो ज्वाइनिंग लेटर आ गई, इसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। और जो बात मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, ये बात जो है अभी जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसी में ये कहा है कि चाइना युद्ध को कथित युद्ध कहा है। और उसी में वही बात वो करने के लिए वहां बैठा है कि तब जो है इसको जब ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिली, तब इसने फॉरेन सर्विस को जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, उसको इसने चिट्ठी लिखी कि हमें क्यों नहीं तुम ज्वाइन करवा रहे हो। तो वहां से जवाब आया क्योंकि तुम्हारी हरकत विदेश में जो है वो भारतीय हित के लिए ठीक नहीं है। उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे श्री राजा गोपालाचारी, वो भी तमिल ब्राह्मण थे। उनके हस्तक्षेप से इस व्यक्ति को नौकरी मिला है। ये है इसके हरकतों का पुलिंदा। उसके बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में गया, जो किया वो किया, अच्छा बुरा इसने क्या किया होगा तो ऐसे ही इसके हरकतों से ही पता चलता है। ये राजीव गांधी का मित्र बन गया और राजीव गांधी के कहने पर ये अपने फॉरेन सर्विस से रिजाइन, विदेश सेवा से रिजाइन करके ये जो है राजनीति में आ गया, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और फिर ये मिनिस्टर बनता रहा। हालांकि ये कभी कोई चुनाव जीत नहीं पाया, ये हमेशा ही राज्यसभा के थ्रू जो है सांसद बन जाता था
और अभी भी जुगाड़ में कि बन जाए, हालांकि उसकी उम्र 83 साल हो गई है। तो ये जो है अनेक मंत्रालय में ये अपनी सेवाएं देता रहा और अपने उलूल जुलूल हरकत के लिए ये हमेशा जाना जाता रहा। दोस्तों इतनी बात बताया हूं, अब थोड़ा आप वीडियो को देख लीजिए। October 1962, the Chinese allegedly invaded India. On the day that Tawang fell, the Foreign Service exams began in London. When they were over, I was the newspaper, I was prominent in the politics of Cambridge Union. And so the newspapers used to make references to me as being very left-wing, as being a communist. So after I had passed the Foreign Service exam, and I'd done rather well, if I may say so, I suddenly found that I was not getting any kind of admission letter. So I wrote to the Ministry of External Affairs saying I haven't received my joining letter, as it was called. And in reply I got a telegram. I was still in Europe. I got a telegram saying, regret to inform you that you have been rejected from all services. वीडियो में ये पुस्तक विमोचन का वीडियो है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि ये क्या कह रहा है, कथित युद्ध। हालांकि अभी समाचार आया है कि इसने अपनी इस वक्तव्य के लिए माफी मांग ली है। इसने माफी मांग ली। अब माफी क्यों मांगी है? क्योंकि अभी एक चरण का चुनाव बाकी है और कांग्रेसियों के दबाव के कारण इसने ये माफी मांगी है। हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस की परंपरा रही है, अगर कोई कुछ भी बोल दे तो वो तुरंत अपने को जो है उस व्यक्ति से कांग्रेस अपने को अलग कर लेती है। कांग्रेस की कभी औकात ही नहीं होती है कि देश विरोध में बात करने वाले, प्रधानमंत्री के खिलाफ अनाप शनाप बकने वाले को पार्टी से निकाल दे। वो पार्टी से नहीं निकालता है, पार्टी अपने को उससे निकाल लेती है। मैंने बड़ा अजब सा ये है, लेकिन है तो है, चल रहा है। सैम पित्रोदा जो है वो तो काफी कुछ किए। आपको पता ही है कि पहले दूसरे चरण के बाद जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का पूरा मुद्दा वो बंदा अकेला लेकर आया है, अकेला लेकर आया अपने बल पे, और उसने पूरे चुनाव की दिशा को ही बदल दिया है। वो अमेरिका में बैठ के इंटरव्यू दे करके भारतीय चुनाव की दिशा को बदल देता है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि वो कितना महान व्यक्ति है। और इस तरह के नमूनों की कमी जो है कभी भी कांग्रेस में मैंने कमी नहीं पड़ी नमूनों की। ये नमूने प्रकट होंगे और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि कांग्रेसियों के चुनाव का जो भी प्रोस्पेक्ट हो, जो भी उनकी थोड़ी बहुत जो है सो जीतने वगैरह की संभावना हो, संभावना को स्वाहा करके लोग निकल लेता है। तो जो मणिशंकर अय्यर का इंतजार था, तो मणिशंकर आ चुके हैं। और मणिशंकर अय्यर जो बड़े फेमस है, ये आपको याद होगा दोस्तों, ये आदमी जब 2014 का चुनाव हो रहा था उससे पहले इसने जो है चाय वाला जो शब्द है ये इसी की देन है। इसने मोदी को नीच तक कहा है और ये किस तरह की बातें करता, चलिए एक और वीडियो देख लीजिए। नरेंद्र मोदी को आप सक्षम मानते हैं? ऐसा उल्लू जिसको कि न इतिहास पता है, न अर्थशास्त्र पता है, न कानून पता है, न संविधान पता है, हम माफ कीजिए, इनका हम किसी तरह के मुकाबला नहीं कर सकते हैं कि ऐसा बड़ा मूर्ख कांग्रेस में पूरे देखिए 8000 लोग बैठे हैं यहाँ, उनमें से एक भी इतना अनपढ़ नहीं है जितना कि ये मोदी। तो ये अपनी हरकतों के लिए दोस्तों फेमस है, आप इसको दबा नहीं सकते। और सबसे मुख्य चीज क्या है कि इस व्यक्ति को ये गुमान है ये बड़ा ज्ञानी है और अपने इस गुमान को ये बार बार ये छुपाता नहीं है। ये किसी को कुछ भी बोल सकता है। अगर आप इससे बात करने जाइए तो ये कुछ भी बक सकता है। और इसकी कई, अब एक मैं बता रहा हूं, इसकी एक बार पिटाई हो चुकी है। वो दिवंगत हो गया अमर सिंह, वो एक पार्टी में मिले थे, इसने ऐसे ही कुछ हरकत की होगा, अमर सिंह ने इसको पटक के पीटा था इस व्यक्ति को। और अमर सिंह ने ये बातें इंटरव्यू में खुद ही बताया कि मैं ये इतना बदतमीज है कि मैं इसको पीट चुका हूं। वैसे ये आदमी पाकिस्तान में पैदा होने के कारण पाकिस्तानियों का डार्लिंग नहीं बना हुआ है, इसके पीछे एक और भी कारण है। दरअसल पूरे मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान
जब तक वो प्रधानमंत्री रहे 2004 से लेकर के 2014 तक। तो अमन की आशा, जो टाइम्स ग्रुप है, मीडिया ग्रुप, वो अमन की आशा चलाता था। तो अमन की आशा जो है भारत पाकिस्तान में दोस्ती कराने के लिए था। ट्रैक 1, ट्रैक 2, कई तरह की बातें हुआ करती थी। तो उसका ये सुपरस्टार था। इसमें होता ये है कि इधर के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स और कुछ तथाकथित लेखक और पाकिस्तान के, और ये लोग एक क्लब बना लिया है। और इनकी बैठकें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में होती है, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, इन सब जगहों पे, अमेरिका, इन सब जगहों पे होती है। और इसमें बहुत सारे एनजीओ भी शामिल हैं और ये सबके साथ फॉरेन फंडेड है। तो इनको जो है पूरा बढ़िया से वहाँ जो कहते हैं शराब शबाब सबका सुख दिया जाता है और लौटते उसमें चेक भी पकड़ा दिया जाता है। तो ये चुनता था कि यहाँ से जाएगा कौन। मणिशंकर अय्यर छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये चुनता था कि यहाँ से कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो दोस्तों, मणिशंकर अय्यर का आगमन हो गया है। हालांकि अंतिम चरण से पहले आए हैं, लेकिन बहुत कुछ करके जा रहे हैं। और जो बालाकोट जो बार बार कर रहे थे, इस बार कोई बालाकोट नहीं हुआ, इसलिए कोई इमोशनल मुद्दा जो है इस चुनाव में नहीं है। तो ये आ करके वो इमोशनल मुद्दा भी ला दिए हैं। अब जरूरत है कि इसको बीजेपी कितना उछाले, इसको जितना उछालेगी। भाई आप 62 का वार को कौन भूल सकता है? वो हमारी हार, हमारे मिलिट्री के हार का वो एक सबसे बड़ा जो है सबूत है। हम उसको भूलना चाहते हैं, हम भूलना चाहते हैं। हालांकि अलग बात है कि त्वांग में उसके कुछ ही 4 साल बाद जो हम लोगों ने चीनियों की अच्छी पिटाई की थी, आए दिन अभी भी हम लोग पीटते रहते हैं। और मणिशंकर अय्यर की जो मानसिकता है, इसको आप जो है सो कांग्रेस से अलग करके मत देखिए। राहुल गांधी, जब चीन की बात हो रही है, गलवान का जब युद्ध हुआ, जब डोकलाम समस्या था, तो ये आदमी चाइनीज एम्बेसी में जाकर के चाउमीन खा रहा था। 2008 में कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए, उसको भी नहीं पता है। कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों से बात की, बोला नहीं पता है ये बात कि राहुल गांधी और शी जिनपिंग, राहुल गांधी ने चाइना के साथ में कौन सा समझौता 2008 में किया था, उसका आज तक डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। क्या ये एक फैमिली और वहां के चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में समझौता था? तो इन लोगों की पुरानी ये रही है, ये ट्रांसपेरेंसी की बातें, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अरे तो जो तुम समझौता कि उसको लाके क्यों नहीं लोगों को दिखा रहे हो? भारतीयों को इतना भी हक नहीं है कि तुम हमारे 140 करोड़ लोगों को का प्रतिनिधि बनकर तुम विदेश चल जाओ और कोई भी समझौता करके चले आओ और हम उसको भुगते हैं। तो ये इनकी पुरानी आदत है। कौन भूल सकता है राहुल गांधी का, हमारे सैनिकों की पिटाई चाइनीज सैनिक कर रहे हैं, जबकि वीडियो उल्टा है कि भारतीय सैनिक डंडा से पीट पीट के चाइनीज सैनिकों को भगा रहे हैं। लेकिन ये राजनीतिज्ञ हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ये बोलते हैं मोदी को कि मोदी ने देश बेच दिया। 62 नेहरू को हमेशा याद रखो और कश्मीर को भी याद रखो कि पंडित नेहरू ने इस देश के साथ में क्या किया है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।